डॉक्टर साहब, कल जिस तरह से अता साहब की जानिब से कहा गया था कि पीटीआई पर पाबंदी लगाई जाएगी और इससे हवाले से दीगर सियासी जमातों की जानिब से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया था। आज जो है जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब और इसहाक डार साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि जो सियासी जमातें उनसे मुशावरत की बात किया जाएगा। आज मेरे ख्याल से वो एडहॉक जजेस का भी जी एक फैसला सामने आया है कि उनको भी शायद 4 हैं, उसमें से 2 आ रहे हैं, 2 ने शायद इनकार कर दिया है। ये सारे मामलात और वो वफाकी वज़रा की तरफ से बात आई, लेकिन ये जो 2 वाक़यात ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अहम है पिछले 24 घंटों में। एक तो ये कि 9 रुपये 99 पैसे जो है वो डीज़ल की और 6.18 रुपये जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ जी गई। बिजली की दोबारा शायद बढ़े, बिजली की अभी दोबारा मज़ीद बढ़ें, और ये भी मज़ीद जो है वो उसकी वजह ये है कि और वही मैं बात दोबारा कि इस महीने के इख्तिताम तक बिजली और गैस के बिल्स कितने आएंगे ये किसी को ना अंदाज़ा है, ना कोई जानता है, और ना ही किसी को अब दिलचस्पी है बहुत ज़्यादा। और यानी अकाबरीन में से अवाम को तो आप छोड़ देंगे, उसके बाद क्या अवाम के साथ होगा, लेकिन ये है कि हमारी जो एलीट है या जो अकाबरीन है उनमें से किसी की तवज्जो इस तरफ मिले। दूसरा वाक़या ये जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया है, इसमें छावनी पर अटैक 8 जवान शहीद हुए हैं, इसमें 10 दहशतगर्द एक वाक़ा है। दूसरे में जो अटैक हुआ है उसमें ये ग़ालिबन 2 वाक़यात हैं अगर मैं इसको सही तरह से, और लेकिन उसमें जो लेडी हेल्थ वर्कर्स के ऊपर भी अटैक हुआ है, और फिर गुल बहादुर ग्रुप जो है उसके निकल रहा है सिलसिला। गुल बहादुर ग्रुप काफ़ी अरसे से ये फ़ाल है, और ये जो है ये अफ़गान सॉइल से, ISPR की जो बात है वो ये है कि अफ़गान सॉइल से ये ऑपरेट कर रहा है, और 10 इसमें दहशतगर्द मारे गए हैं, और प्रॉपर यानी लड़ाई हुई है। उसके नतीजे में दीवार का कुछ हिस्सा भी गिरा है, धमाके के नतीजे में खुदकुश अटैक हुए हैं। प्रॉपर वो जो है मतलब यहाँ पे एक दहशतगर्दी की एक यानी आप समझें कि एक बड़ा वाक़या हुआ है, और इसका मतलब है कि वो जो एक कांस्टेंट फैक्टर, मैं कहता हूँ कि टेररिज्म एक कांस्टेंट फैक्टर है हर रियासत के लिए, पूरी तमाम दुनिया में। और ये ख़ास तौर पे जो ग्रे जोन वॉरफेयर्स हैं एसिमेट्रिक, इसमें तो फिर इस तरह के ग्रुप्स और क्या कौन क्या करेगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये एक बड़ा इसमें कंसर्न है। इतने सादे वाक़यात होते नहीं हैं अमूमन जितना वो बयान हो जाते हैं 1 या 2 जुमलों में। उनके पीछे बहुत कुछ होता है। दहशतगर्द कहाँ से फाइनेंसिंग हो रही है, कहाँ से उनको, इसमें मोटिव्स क्या थे, कैसे वो पहुँचे, आगे क्या चाहते हैं करना, मतलब कोई डिस्टेबलाइज रखना चाहते हैं पूरे मुल्क को या एक ख़ास सूबे को या बाकी, तो मतलब ये पूरी इसके ऊपर मैं उम्मीद करता हूँ, यकीन रखता हूँ बल्कि इस बात पे कि इसके ऊपर एक पूरी इन वाक़यात जो तसलसल के साथ पेश आ रहे हैं इसके ऊपर एक स्ट्रेटजी पूरी बन रही होगी कि इसको कैसे आगे लेके जाना है। लेकिन इशू मुल्क में चूँकि बदतरीन सियासी अदम इस्तेकाम है इस वक्त, तो उसके नतीजे में मज़ीद बदतरीन माशी अदम इस्तेकाम और ये सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा हो रहा है। और ये बदतरीन इस जो सियासी, ये एक्चुअली सिस्टम जब गिरता है ना, एक इमारत अगर कहीं गिरे या उसको गिराया जाए या वो ख़ुद गिरे, तो उसके नतीजे में मलबा, धूल, मट्टी, नुकसान चीज़ें, ये इतनी बोसीदा इमारत है कि अब इसके ऊपर अच्छा मतलब ये जो भी कुछ करती है, ये जो इमारत जो सिस्टम है इतना नाकार और बोसीदा हो चुका है कि अब इसके ऊपर एक कील भी ठोंकते हैं ना मज़ीद, तो ये एक कहीं से एक पिलर गिर जाता है, दूसरा पिलर बोसीदा हो चुकी है। अब वो होता है ना, बाज़ दफ़ा वो बिल्डिंग अथॉरिटीज़ कह देती हैं कि इस इमारत को गिराया जाए, मतलब ये अब काबिल नहीं रहा ये सिस्टम के उसके ऊपर कुछ भी, तो बोसीदा हो चुका है। और इस सिस्टम से परे जो है, ये जो एक इमारत बोसीदा सी गिर रही है, इससे परे जो है वो करोड़ों आवाम है जो देख रहे हैं इसको गिरता हुआ और ये सोच रहे हैं कि भाई हमारा भी कोई पुरसान हाल है। ये जो शहादतें हुई हैं या जो अभी महंगाई का तूफ़ान है उसमें मतलब एडहॉक जज आ जाएं, ठीक है, बड़ा उसे क्या क्या असर क्या पड़ेगा, करारदाद आगे होगी, पेश होगी, ये होगा, तफसीली फ़ैसला भी आएगा। तफसीली फ़ैसला जब तक नहीं आएगा तो रिव्यू में नहीं जा सकते। अच्छा जी, उधर उन्होंने कह दिया हम हलफ नहीं उठाएंगे तो कोर्ट मतलब है कि वो तौहीन लगा देगी, स्पीकर पे भी लगा सकती है वो, मतलब है कि एक अजीब सा क्योस है जिस क्योस में मामला जो हैं वो सारे फंस के रह गए, ठीक है। और नवाज शरीफ साहब को देखें क्या स्ट्रेटजी, एक तो ख़ुद उनको आना चाहिए, राना सनाउल्लाह साहब ने भी बात की, ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, वो बात बन नहीं रही, उसका जो एक सॉलिड एक होता है ना केस। और अब ये समझ में आ रही है बात कि शहबाज शरीफ साहब ने चंद रोज़ पहले क्यों कहा था कि मुझ पर दबाव आया तो मैं इस्तीफ़ा देना
तो मतलब ये दबाव क्या किस किस्म का, किस नौइयत का था? अब इसमें बहुत सारे सवालात यहाँ जन्म ले रहे हैं कि क्या वो एफबीआर के अरकान से बात की थी, या किसी और दबाव का जिक्र कर रहे थे, या वो ख़ुद उनकी ये जो नवाज शरीफ साहब का तो एक है ना, मतलब वो माजी में भी, मतलब 1993 में भी और उसके 99 में भी, और जो इवन धरने के दौरान भी उन्होंने स्टैंड लिया था। शहबाज शरीफ साहब ज़रा थोड़े से मतलब कुछ मामलात से जो है ना, जब इस तरह के तनाज़े पैदा हो जाएं बड़े, तो वो हटो बचो उनको कोशिश होती है कि वो अपने आप को निकालें इस किस्म के मामलात में। लेकिन इस वक्त वज़ीर आज़म वो हैं, तो अब ये है कि वो कैसे मतलब है कि देखिए ना, जब आर्मी चीफ़ की तकरीरी का भी सवाल था, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने बात की थी, तो शहबाज शरीफ साहब अल्लाह ताला सेहत दे वलील हो गए थे, तो वो थोड़ा सा वो अपने आप को कोशिश करते हैं कि वो बचाएं इस किस्म के तनाज़ुआत से। लेकिन नवाज शरीफ साहब एक मतलब जो फाइटिंग मोड में आ जाते हैं तो आ जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो ये कोर्ट्स में हुआ है ना मामला, ये अदालतों के अंदर जो अचानक हुआ है, मुझे लगता है नवाज शरीफ साहब को किसी ने वो जैसे, यानी सुप्रीम कोर्ट कुछ कारगिल समझ लें आप नवाज शरीफ साहब की, अगर कि नवाज शरीफ साहब को जैसे लगता है कि गलत ब्रीफिंग दी थी, वो बाद में कहते हैं मुझे बताया नहीं गया था कारगिल का। तो मुझे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट का भी शायद उनको मिजाज पता नहीं था पहले से कि वो क्या होने वाला है, मेरा तासुर है। अच्छा, जो बाद में वो लोग कहते हैं मैंने तो बताया था भाई सारा कि ये सूरत हाल है, कारगिल में ऐसे होगा, वो कहते हैं मुझे बताया नहीं था। तो अब कुछ ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी लग रहा है कि उनको जो पता ही नहीं था, हालांकि पता तो होना चाहिए था, पता ही नहीं था, ये हो जाएगा अचानक। अब वो मतलब 13 जज नहीं हो सके तो 2 जज और क्या कर लेंगे आके, तो वो बेंच बने। पब्लिक, आप यकीन करें, वो पब्लिक एक ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगी हुई है, और अभी वो असल इशू मईशत का है, और अब इसमें तेज़ी आ जाएगी, ये इवेंट्स तेज़ होंगे। अभी तेज़ी आ गई है ना, अच्छा अब तो और मज़ीद तेज़ी आएगी। वजह मैं आपको बताता हूँ, वजह ये है कि जो दुनिया के हालात और वाक़यात हैं, अब वो आपको मज़ीद हंसी मजाक, खेल कूद, ये रुकन गायब हो गया, ये आ गया, इसने ये कर लिया, वो कर लिया। मुल्क चलाएं, सिस्टम चलाएं और प्रॉपरली चलाएं। पाकिस्तान है, सबका मुल्क है, 25 करोड़, और दुनिया इस वक्त जो है वो बहुत बड़ी नई बसात एक सजने जा रही है, जिसके लिए मेरा तो ख्याल है कि शायद बहुत पहले से आपको तैयारी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ कि अब हमारी खारजा पॉलिसी पर हमारा अंदरूनी केओस जो है, जब तक ठीक जा रहा था तो मैं ये कहता था कि मेरी शुक्र है खारजा पॉलिसी, अब खारजा पॉलिसी भी इफ़ेक्ट होनी शुरू हो गई है, क्योंकि जो तब्दीलियाँ आ रही हैं और बड़े चेंजेस आ रहे हैं। साल गुजर के हम पता नहीं ब्रिक्स में हैं कि नहीं है, देखिए ना, हम मतलब कहीं दरमियान में फंसे हुए हैं कि हम हैं या नहीं हैं। अच्छा, अब एहसन इकबाल साहब चाइना से आएंगे तो क्या होगा, कैसे करेंगे, वज़ीर ख़जाना गए हैं साथ, नहीं गए, क्या होगा, मतलब एक बिल्कुल एक समझे ना कि यहाँ पे एक इशू, वो सेक्रेटरी जनरल भी है पार्टी की, उनके पास पार्टी की जिम्मेदारियाँ भी हैं। तो यहाँ इशू ये है कि वो पीपल्स पार्टी आएगी, कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, उसके नतीजे में क्या होगा, अदालत से लड़ेंगे, अच्छा लड़ाई करनी है, जजों की बात नहीं सुनी जाएगी, जज गलत है तो नतीजा क्या होगा, नतीजा क्या होगा इसका, उसके नतीजे में क्या जो है वो नुकसान तहरीक इंसाफ का होगा। सिर्फ भाई हुकूमत में ये आप है ना, अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई मतलब मामलात बिगड़ते हैं तो नुकसान किसका होगा? नुकसान तो फिर वही बात आ जाएगी ना, कुछ पकड़े जाएंगे, कुछ मारे भागते हुए पकड़े जाएंगे, कुछ वो वाला जुमला में नहीं दोहराना चाह रहा, मगर वही सिचुएशन क्रिएट होगी ना। ये जो बातें कर रहे हैं कि भाई इस तरह होगा तो ऐसे लड़ाई करेंगे, तो क्या होता है, लड़ाई जो बाज़ारों में होती है, या हुकूमत एग्जीक्यूटिव एक तरफ चली जाती है, और वो तो मतलब फिर वो मामला ख़राबी की तरफ जाते हैं ना, तो उससे बचना चाहिए। उसका मलबा किस पे गिरेगा? पीटीआई तो पहले बाहर है, वो सेटअप ये फ़ारिग होंगे ना, तो इनको अपने आप को बचाना है भाई, इस अरेंजमेंट को बचाना है ना, तो ये अरेंजमेंट अपने बचाने के लिए, लेकिन निज़ाम बचेगा नहीं, निज़ाम जाएगा, जाता हुआ नज़र आएगा बस। अच्छा, ये हाथ पर मारने की कोशिश होती है, फेल हो जाएगा सारा। ये नहीं, ये टिकी अरेंजमेंट कैसे, ये कुछ सर पैर है इसका, इस अरेंजमेंट का कुछ सर पैर है। मतलब आप देखें ना, राना सनाउल्लाह साहब अब हुकूमत में ज़ाहिर उनका काम होता है, लेकिन उससे पहले तो कह रहे थे ना, वो कहते बनाते हैं भाई मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर आज़म है ना, वो नाराज़ थे, वो सेट हो गए इधर। सियासी कारकुन ने पोलिटिकल पोजीशन रखें, अपनी सियासी पोजीशन रखें, और ये सियासी पोजीशन बड़ी अहम है, और सियासी मामलात को सियासत से हल करें, ठीक है। ख़ासतौर पर राना सनाउल्लाह साहब से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मतलब एक बैकग्राउंड रखते हैं ना पूरा पॉलिटिक्स का, और बड़ा मतलब ज़रा देख के हालात को, कि हालात फिर किसी तरफ से मतलब
आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाएं। जैसे ये इमेज, इनकी कैलकुलेशन क्या नहीं थी कि जज क्या करेंगे और क्या होगा कोर्ट में, अगर ये इतला ही नहीं थी तो फिर तो बड़ी अजीब सी बात है। तो बाकी ये है कि काबरीन बैठे आपस में बैठ के तय करें मामलात को, जो भी कुछ करना है करें। इशू देखें, इकॉनमी, अब सिक्योरिटी क्राइसिस, ये बड़ा सिक्योरिटी क्राइसिस है, ये जो खड़ा हुआ है, वाक़या हुआ है, इसको आप ये गुल बहादुर ग्रुप और इन ग्रुप्स का एक्टिव होना, और साथ ही मतलब है कि प्रॉपर वहाँ पे शहीद, मतलब एक प्रॉपर फाइट हुई है ना, जिसके नतीजे में अंदर घुसने की कोशिश की है, उन्होंने मारा है, शहीद हुए हैं लोग, तो इस तरह के वाक़यात। अच्छा, मैं जो कह रहा हूँ कि नई पूरा चेस बोर्ड समझ लेंगे, शायद एक नया सजने जा रहा है पूरी दुनिया में, और वो सजने इस तरह से जा रहा है कि एक तो प्रेसिडेंट, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप कल रिपब्लिकन कन्वेंशन में वो आए और बहुत ज़्यादा चार्ज्ड, उनके जो चाहने वाले थे रिपब्लिकन, बहुत चार्ज क्राउड था, ह्यूज क्राउड, बहुत बड़ा क्राउड और चार्ज्ड। यानी पहली दफ़ा जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, वो जहाँ पे उनको गोली लगी थी कान से, तो वो उसके ऊपर एक बैंडेज लगा के वो एंटर हुए, लेकिन मुकम्मल तौर पे जैसे उन्होंने अपने आप को कंपोज, और बहुत चार्ज क्राउड। और उसमें अब हैं जनाब एक साहब से हम ज़रा आज के प्रोग्राम में उनसे तारुफ उनका करवाते हैं। उनका नाम है जेम्स डेविड वेंस। अच्छा, अब ये जो जेम्स डी वेंस हैं, ये जो हैं, ये आप इस तरह से समझें कि ये एक मुसन्निफ़, एक इन्होंने किताब लिखी। अच्छा, यंग हैं, ज़्यादा इनकी एज नहीं है, यंग हैं, और इन्होंने जो है वो एक किताब के हवाले से ये बड़े मशहूर हैं। और वो जो किताब है इनकी, हिलबेरी एलिजी, ठीक है, हिलबेरी एलिजी, वो जो इनकी किताब है ये 2016 में आई थी। और उस किताब में असल में इन्होंने अपनी दास्तान बयान की है। और अमेरिका का एक इलाका है, अच्छा उस इलाके की आप समझ लें कोई रियासत नहीं है, वो एक इलाका है, वो जो उनका मशरक़ी अमेरिका का एक बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है। और उस इलाके में ये स्कॉटलैंड, बरतानिया, आयरलैंड, यहाँ से जो लोग आए थे, जो शुरू में, आपको पता है ना अमेरिका ने आज़ादी किससे हासिल की थी? अमेरिका ने किसी से आज़ादी हासिल की थी। 4 जुलाई को वो जो मनाते हैं अपना यौम आज़ादी, तो अमेरिका ने यौम आज़ादी किससे हासिल की थी? बरतानिया से। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है।